स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड करेक्शन, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, एंड करेक्शन आज हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड और एज वेल एज योर कंपटीशन एग्जाम। तो क्या होता है एंड करेक्शन, उसकी पहले मैं एक रूपरेखा बताऊंगा कि लेआउट्स क्या है, मतलब क्या एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है एंड करेक्शन का। उसके लिए क्या क्या आपको प्री रिक्वेस्टेज होगी कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ा होना चाहिए, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं एंड करेक्शन। उससे पहले मैं कुछ रिकॉल करना चाहूँगा कि जो कि इसमें काम आएगा भी। ठीक है, लेट्स रिकॉल समथिंग। एक हमने पढ़ा हुआ ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि वेव अगर इस डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेशन करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द वेव मोशन लेक्चर नंबर 1। वेयर एज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स, हमने कहा था कि वेव अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेशन कर रहे हैं लेफ्ट राइट, यानी कि एग्जैक्टली पैरेलल टू द वेव इटसेल्फ। ओके, चलिए इसके बाद हमने कहा इसमें जो बनता है ये क्रेस्ट होता है। इसे क्या कहते थे हम? क्रेस्ट। इसे कहते हैं ट्रफ। कुछ वैसा ही अपने भी यहाँ बनता है। क्या साउंड वेव्स में क्या बनता था? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन जहाँ पर है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक होंगे, रेयरफैक्शन जहाँ पर है वो बहुत दूर दूर होंगे। फिर से कंप्रेशन, है ना, फिर रेयरफैक्शन। तो जैसा क्रेस्ट और ट्रफ चलता है अल्टरनेट, सेम इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वी हैव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, कंप्रेशन, C फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का मतलब है वी आर हैविंग द प्रेशर मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम। और रेयरफैक्शन का मतलब है प्रेशर इज मिनिमम, मिनिमम। अब कितना मिनिमम वो भी थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी जो अपने पास चारों ओर अपने जो एटमॉस्फेयर है, वी आर हैविंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो प्रेशर मैक्सिमम का मतलब है PATM प्लस एक्स्ट्रा जो प्रेशर कंप्रेशन की वजह से आया है। यानी कि whenever we have a compression that means pressure is greater than atmospheric pressure। ओके, और इसका मतलब क्या है? ये लेस देन होगा किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इतनी सिंपल सी बात हमें समझनी है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो इतना हमने पढ़ा। ये चाहो तो लिख भी लो छोटे से किसी कोने में, ठीक है ना, उसके बाद आपको आसानी होगी इस चैप्टर में। अगला हम पढ़ते हैं अब एंड करेक्शन क्या है ना। तो एंड करेक्शन को समझेंगे बहुत ही बढ़िया से। आप कल ध्यान देते रहिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ में आएगा। ये हर बार की तरह गारंटी ले ही रहा हूं, है कि नहीं। चलिए अब इसमें इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सही है ना? ओपन ऑर्गन पाइप में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो जहां पर मुंह खुला है यानी कि ओपन है, वहां पर पार्टिकल कूद कूद करके ऑसिलेशन कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। तो जहां पर बहुत ज्यादा ऑसिलेशन है वहां एंटीनोड होगा। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहां पर भी क्या होगा? एंटीनोड होगा, और बीच में क्या रह जाएगा? एक नोड, क्योंकि दो एंटीनोड के बीच में एक नोड तो आना ही आना है। ठीक है, ऐसा हमने समझा था पिछले लेक्चर में। अब जहां पर क्लोज एंड है तो वहां पर वो मुंह उठा करके ऑसिलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोज एंड है, वो कहेगा भाई चुपचाप बैठे रहो, है कि नहीं। तो बैठे रहो तो चुपचाप ऑसिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दैट मीन्स इट हैज ए नोड, और यहां पर होगा एंटी नोड। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर वही बात मैं प्रेशर के लिए करता हूं, वही बात अगर मैं प्रेशर के लिए करना चाहूं तो क्या आ जाएगा? ये कुछ ऐसा आएगा कि वी हैव एन ऑर्गन पाइप। उल्टा हो जाता है ना, कि जहां पर नोड है वहां एंटी नोड हो जाता है, बिकॉज द प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज।
ओके, जस्ट उल्टा कर देना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, सो वी विल हैव ए नोड ऑफ ए प्रेशर, एंड अगेन वी आर आल्सो हैविंग ए नोड हियर ऑफ ए प्रेशर। तो दो नोड के बीच में क्या आएगा, एक एंटी नोड आएगा, ये लो। कुल मिलाकर के जहां नोड था वहां एंटी नोड कर देना है, और जहां एंटी नोड था वहां नोड कर देना। ओके, तो यहाँ नोड है तो यहाँ क्या बन जाएगा, एंटी नोड। एंटी नोड में तो ऑसिलेशन होगा। चलिए, तो ये एंटी नोड। अब इसको कहने का एक दूसरा तरीका समझते हैं, क्या कि मैंने इसी चीज को वर्टिकल करके बनाया। तो वर्टिकल करके बनाता हूं, है ना। पहले हॉरिजॉन्टल इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आया कि मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई है। ओके, तो ये ओपन एंड, ये क्लोज्ड एंड। तो यहां पर ये कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। और यहां ओपन एंड में तो ये नोड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये होती है लेंथ L, एंड L इज द लेंथ ऑफ पाइप। L जो है वो लेंथ है किसका, पाइप का, ठीक है ना। स्मॉल l जो है वो लेंथ है किसका, पाइप का है। चलिए, यहां पर भी ऐसा दिखा दिया मैंने, इससे लेंथ स्मॉल l ऑफ ए पाइप, पाइप का लेंथ। ओके, सो हियर इट इज ए नोड, हियर इट इज नोड, हियर इट्स ए नोड, और इट्स एंटी नोड। ओके, अब सीधा मुद्दे की बात सुनो। मुद्दे की बात यह है, इसका कहना है कि जो प्रेशर के लिए आप बता रहे हैं कि नोड जहां पर है, वास्तव में नोड यहां पर नहीं होता है। यहां पर नोड नहीं होता है। नोड जो है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, यहां पर होगा प्रेशर का नोड। ठीक उसी तरह से ये नोड भी यहां नहीं होकर के थोड़ा सा इसके आगे होगा, तो ये नोड एग्जैक्टली यहां होता है, करेक्ट। क्यों होता है उस पर आएंगे, अभी मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि क्या क्या इसमें होगा। इसका भी कहना कि प्रेशर नोड जो है वो ठीक यहां पर नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। ओके, यानी कि प्रेशर का नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं होता है। प्रेशर का नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं होता, थोड़ा ऊपर। यहां पर भी ओपन एंड पर नोड बना था, लेकिन यहां पर नहीं होकर के थोड़ा ऊपर रहेगा। यहां पर भी ओपन एंड है, यहां नहीं होकर के थोड़ा सा आगे रहेगा। तो यहां तो एंटी नोड है, यहां तो एंटी नोड का कोई रोल नहीं। तो इसका कहना था कि जब प्रैक्टिकली देखा गया कि जो प्रेशर का नोड है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं होकर के इट इज सम बियॉन्ड द ओपन एंड, तो इसी घटना को कहा गया एंड करेक्शन। तो अब ये लाइन पढ़ो, कौन सी, इन फैक्ट द प्रेशर नोड इज नॉट एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, ओपन एंड पर नहीं होता, बिकॉज द एयर आउटसाइड डज एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द एयर इन द ट्यूब। ये रीजन में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो इसने ऐसा कहा। अब जहां पर प्रेशर के नोड की हम बात करते हैं वहां तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एंटी नोड। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां नहीं होकर के वो थोड़ा सा क्या रहेगा, आगे रहेगा, यहां रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहां नहीं रह करके कहां रहेगा, आगे रहेगा। यानी कि आप चाहे प्रेशर के नोड की बात कीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड की, लेकिन वो दोनों ही केस में वो थोड़े से ऊपर होंगे। तो हम इसमें चर्चा करेंगे केवल डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। किसी एक को उठा के काम करना है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो वो भी चीज मैंने यहाँ लिखा है, एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड लिख लेना। Displacement antinode is formed exactly at the opponent. Is not formed exactly at the opponent, but it is slightly beyond the opponent as air is more free to vibrate there is in comparison to the air inside the pipe. ये रीजन में भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए, हाल फिलहाल वो 2 पॉइंट लिख करके ये लिखिए। अभी केवल मैंने इतना बताया कि हाँ एंड करेक्शन क्या है, उसने एंड करेक्शन के लिए इतना बताया कि नोड यहाँ नहीं बनेगा, नोड यहाँ बनेगा अगर प्रेशर की बात करें। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एंटी नोड यहाँ नहीं बनेगा, एंटी नोड थोड़ा आगे बनेगा, ठीक है, ओपन एंड पर। चलिए, ये लिख लीजिए, वो दोनों पॉइंट भी लिखिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके की आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, है ना। यही हमें समझना है, रीजन हमें जानना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ों को पिछले लेक्चर का।
क्या है पिछले लेक्चर का? पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था कि स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या फिर हमने सीधा यही डिस्कस किया था वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, है कि नहीं? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। अब इसमें क्या है? इसमें ऐसा है कि जो एयर है वाइब्रेशन कर रहा है, लेट्स से इट्स ए क्लोज्ड एंड, ओके। अगर ये क्लोज्ड एंड है तो हमने कहा था कि इसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगी फंडामेंटल के लिए वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर नोड होगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो, और वैसे हम डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली और कुछ प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर इसे समझना आसान था, लेकिन थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली चलते हैं कि वास्तव में कैसे बनती है, ओके। चलिए आइए। तो ये ऐसे बनती है स्टूडेंट कि एक लीजिए क्लोज्ड एंड पाइप लिया, यहां रखो एक, क्या कहते हैं इसे, ट्यूनिंग फोर्क। क्या रखेंगे? ट्यूनिंग फोर्क। अब ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है? इफ यू वाइब्रेट इट देन इट विल जनरेट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और यू कैन से इट विल जनरेट साउंड वेव्स, ओके। तो यहां से साउंड वेव जनरेट होगी, साउंड वेव जनरेट हो रही कंटिन्यूअसली, ओके। ये अपना काम कंटिन्यूअसली करते जा रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वेव दिखाई है। पहली वेव की हम चर्चा करेंगे, उससे पहले क्लोज्ड एंड पर हमें पता है कि यहाँ पर नोड है, नोड है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, ओके। उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। ये ऐसा है कि जैसे मान लो ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, जाहिर सी बात है वाइब्रेशन जब स्टार्ट होंगे तो पहली वेव जाएगी, फिर बाकी वेव धीरे धीरे आएगी, पीरियोडिकली आती रहेगी। तो इसकी हम बात करते हैं। मान लो ये वेव जा रही है, ओके, जा रही है, देन इट कम्स टू ए पॉइंट, यानी कि ये एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां पर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ रिजिड बाउंड्री, और यू कैन से क्लोज्ड एंड। नाउ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ क्लोज्ड एंड, सही है। क्लोज्ड एंड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन, सही है ना। रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये वेव आई, टकरा करके रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन में क्या क्या हुआ वो हमें अभी नहीं पता, वी विल स्टडी, ओके। तो वेव आई और वेव रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। लेकिन यहां से वेव कंटिन्यूअसली अभी भी आ रही है ना। तो एक वेव जो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है और कंटिन्यूअसली जो वेव उधर से आ रही है, वही दोनों मिलकर क्या कर रही है? स्टेशनरी वेव। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी एफ है वही फ्रीक्वेंसी एफ इसका है, क्योंकि ये भी कहां से आई थी? वहीं से आई है, लेकिन टकरा करके आई वापस इसी के सामने। तो दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मिलती है, देन व्हाट हैपन? दे फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। तो यही हमने किया था, यानी कि स्टेशनरी वेव्स बनती है, इट्स ओके। कैसे बनती है? यूजिंग द ट्यूनिंग फोर्क। क्या कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्शन काम में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं चीजों को समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द रिफ्लेक्शन फर्स्ट, ओके। सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, देन वी अगेन कम टू द पॉइंट ऑफ एंड करेक्शन, ओके। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अरे हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बीच में नया टॉपिक बीच में नहीं आया है, ये इसी के अंदर है। मुझे इसी में पढ़ाना था ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते या फिर रहने दें? अरे चलो रहने देते। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो वी हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इन 2 केसेस अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। क्या है कि पहला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव हम पढ़ेंगे एट रिजिड बाउंड्री, और यू कैन से एट क्लोज्ड एंड, ओके। सेकंड हमें पढ़ना है एट ओपन बाउंड्री, और you can say in open end, correct।
तो इन दोनों लोगों से हम पढ़ेंगे वे रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी। ओके, क्लोज्ड एंड का मतलब तो ये कुछ ऐसा है कि वेव इधर से जाएगी और यहां से टकरा करके वापस आएगी, तो हम इसी को क्लोज्ड एंड कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिजिड बाउंड्री। ठीक है, और ओपन एंड का मतलब ये है ऐसा, यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, तो यहां से अगर वेव जा रही है तो वहां से टकरा करके कैसे आएगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वहां से टकरा के आएगी, क्या आएगी भाई, आएगी, ये देखिए, अब यही तो दुनिया है कि नहीं, टकरा कर वापस भी आएगी वहां से, देखिए कैसे आएगी, देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, क्लोज्ड एंड वाले को। तो क्लोज्ड एंड वाले को ऐसे लटका दिया मैंने। ओके, तो एक बात हमें जो याद रखनी है पहली, कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव जो आएगी अंदर, वो यहां पर अगर टकराएगी तो टकराने पर वो यहां पर ऑसिलेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये रिजिड है। रिजिड है तो वो कहेगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरे सामने ऑसिलेशन कर सको। कैसे? देखिए, लेट सपोज ए कंप्रेशनल पल्स इज कमिंग टूवर्ड्स द रिजिड बाउंड्री। तो ये कैसा पल्स है? कंप्रेशनल मीन्स जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। ओके, जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। एंड ये जो क्लोज्ड एंड है वो अपने लिए क्या है? यू कैन से इट्स ए रिजिड बाउंड्री और ए क्लोज्ड एंड। रिजिड का मतलब क्या है? फिक्स्ड है, उसे कोई हिला नहीं सकता। ओके, तो ये आई वेव, अब टकराई तो क्या ये इससे हिला सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही हैवीली फिक्स्ड है। हैवीली फिक्स्ड है, दैट मीन्स इसके वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर ऑसिलेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहेगा, क्योंकि रिजिड बाउंड्री कहेगा कि आप यहां पर ऑसिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम हैवीली फिक्स्ड, यू आर नॉट अलाउड टू वाइब्रेट हियर। ओके, तो अगर ये वाइब्रेट नहीं कर सकता तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? पार्टिकल्स का जीरो रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। अब दूसरा नजरिया, वेव आई, टकराई, यानी कि वेव हैज अप्लाइड सम एक्शन और यू कैन से एक्शन फोर्स, देन it will apply a reaction force according to Newton's third law. ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये कहेगा भाई तुम चुपचाप वापस चले जाओ, और ये चली गई। ठीक है, बिकॉज क्योंकि रिजिड है और ये यहां पर कुछ नहीं कर सकती। अगर ये कंप्रेशनल पल्स आई है तो ये कंप्रेशन बन करके ही चली जाएगी। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो देयर विल बी नो चेंज इन फेज, नो चेंज। ओके, तो देखिए, हाल फिलहाल नो चेंज मैंने कहा, फेज की भी बात करेंगे अभी। तो रिजल्ट क्या निकला कि एट रिजिड बाउंड्री, कंप्रेशन pulse will get reflected as a compression pulse, same ही। ओके, एंड सिमिलरली अगर एक रेरिफाइड पल्स, रेरिफाइड मीन्स क्या है? जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? कम है। अरे हाँ भाई, कम है, ना कहते हुए भी ना शर्म नहीं आती है कि? सिमिलरली रेरिफाइड पल्स, एक मिनट कैमरा चेक करने दीजिए। चल रहा है, चलिए, चल तो रहा है, चल रहा है। मुझे हमेशा शक रहता है इस पर कि बंद हो जाता है। सिमिलरली रेरिफाइड पल्स विल गेट रिफ्लेक्टेड, एज ए रेरिफाइड पल्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इतनी बात हमें समझनी थी कि रिजिड बाउंड्री है तो वहां जाके टकराओ तो पता चलेगा अरे वहां तो अपने से कुछ ज्यादा ही हैवी लोडेड पर्सन है,
उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप वापस आ जाओ। तो वही काम इसने किया कि ये आई, इससे पता चला कि भाई यहाँ दाल नहीं गल सकती, तो चुपचाप वापस भी चली गई, नो चेंज। ओके, अगर रेरिफाइड पल्स आएगी तो रेरिफाइड बन के ही चली जाएगी। चलिए अब आता है हम किसमें, ओपन एंड में। ओके, ओपन एंड की बात की जाए, ये ओपन एंड है। ओके, तो ओपन एंड थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं, ये ओपन एंड। ओके, अगेन लेट सपोज कि हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन पल्स की, और उससे भी पहले यहां पर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम लिख देता हूं ना, इतने तो आप समझदार हैं, मुझे विश्वास भी है आप समझ जाएंगे। इधर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं अंदर एक वेव की, ठीक है, चलो इससे भी कंफ्यूजन मत रखो, हम वहां पर बात करते हैं कि लेट सपोज ए वेव इज ट्रेवलिंग इनसाइड द पाइप। कौन सी वेव है ये, इट्स ए कंप्रेशन पल्स, लेट्स से। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है कि नहीं, इतना मजा अगर आप बाहुबली 2 अगर 3 बार देख लेंगे तब भी नहीं आएगा। तो देखिए एक कंप्रेशन पल्स है, नाउ इट इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ओपन एंड, ये ओपन एंड है। ओके, कंप्रेशन पल्स है, दैट मीन्स इट्स प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। अब ये यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां आए तो पता चला कि दुनिया बहुत ही खुले वातावरण में। क्या क्या हुआ यहां पर कि इसका प्रेशर लेट्स से P, सॉरी गिर गया। चलिए, यहां जो इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इस वेव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां ट्रेवल करेंगे, दे विल ट्रेवल फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। क्यों, अरे यही तो नियम है प्रकृति का, यही नियम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेंगे। तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स मुंह उठा करके यहां चले गए कि नहीं भाई यहां नहीं रहना, हमें वहां जाना है, सांसारिक नियम है, तो वो सभी वहां चले गए। वहां चले गए तो क्या होगा, नाउ because of the pressure difference, because of pressure difference, molecules, air molecules will, or you can say air particles, it's better, air particles will travel towards, will rushes into the atmosphere। सही है, एटमॉस्फेयर में दौड़ के जाएंगे, कह रहे मिल गया है, एटमॉस्फेयर मिल गया है, और वहां चले गए। चलिए वहां पहुंचे, इट्स ओके। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि पहले इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स ने इसका साथ छोड़ दिया और वो सभी कहां चले गए, एटमॉस्फेरिक जो एनवायरमेंट है वहां चले गए। तो क्या होगा, नाउ द प्रेशर ऑफ ए कंप्रेशनल पल्स नाउ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ओके, तो अगला हम क्या लिखेंगे, प्रेशर, नाउ प्रेशर ऑफ पल्स विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और डिक्रीज करते 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 इट फॉल्स बिलो, एंड इट फॉल्स below the atmospheric pressure। okay, atmospheric pressure, it falls below the atmospheric pressure। पहले इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, है कि नहीं, यूं अकड़ के जा रहा था कि हाँ प्रेशर जाता है, वहां जाते पता चला कि सभी मॉलिक्यूल्स ने साथ छोड़ दिया, तो इससे पता चला कि अब तो अपने पास कुछ है नहीं, तो प्रेशर इसका हो गया कम। किससे कम हो गया, नाउ इट इज लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, विच वी हैव सीन एज ए प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकली हमने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, और जो कि थ्योरेटिकली भी सेट होता है। ओके, अब अगर इस पल्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया तो क्या होगा
कि अब ये प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल चले गए, वो पहले से एटमॉस्फेरिक था प्रेशर, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक से भी कम हो गया। तो क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर कम है, तो क्या होगा, ये प्रेशर वाला कहेगा अब तो चुपचाप यहाँ से चला जा। क्यों? क्योंकि अगेन मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो क्या होगा, वो उसे वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, रिफ्लेक्ट करेंगे अगेन अगेन, रुकिए रुकिए। लेकिन जब प्रेशर कम हुआ तो वो क्या बन गई थी, रेरिफाइड पल्स। सही है, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज ए रेरिफाइड पल्स। क्या निकला रिजल्ट, फिर से बता रहे हैं, पहले एक मैं रिजल्ट बता देता हूं कि कंप्रेशन पल्स आई ओपन एंड पर पहुंची तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज ए रेरिफाइड पल्स, यानी कि उल्टा हो जाता है, कंप्रेशन आई रेरिफाइड होकर गई और रेरिफाइड आएगी तो कंप्रेशन होके जाएगी। इतना लिखिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इसका। ओके, डोंट वरी, ये लिख चुके हैं, दिखता है ना कैमरे में, बढ़िया, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझाऊंगा। क्या कि एक कंप्रेशन पल्स आए, ये लीजिए आ गई, इसका प्रेशर ग्रेटर देन है एटीएम से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है क्योंकि इट्स ए कंप्रेशनल पल्स विच वी हैव अज्यूम्ड। ओके, अब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जाएंगे, because of the pressure difference they will rush into the atmosphere from the high pressure to the low pressure, isn't it? Yes it is. Okay, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गए, अब इसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा, इतना डिक्रीज हुआ कि इसका प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी। और जब भी किसी पल्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाए तो वो बन जाती है क्या, रेरिफाइड पल्स, यानी कि आई थी कंप्रेशन और बन गई क्या, रेरिफाइड। नाउ अब अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है तो क्या होगा कि इसका प्रेशर कम है और इसका प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि नाउ द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट इट, यानी कि मॉलिक्यूल्स इधर से आएंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स इधर से आएंगे और तो कहेंगे चल निकल वापस निकल, तो वापस निकलेगी तो क्या होगा, वो रेरिफाइड थी और रेरिफाइड बनके वापस चली जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट ये निकलेंगे, एट ओपन बाउंड्री कंप्रेशन पल्स, कंप्रेशन यानी कि सी पल्स गेट रिफ्लेक्टेड एज ए रेरिफाइड पल्स। ये सवाल भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था जब हम स्टेशनरी वेव का लेक्चर कर रहे थे, तो मैंने उस समय कहा था कि आने वाला है। तो नाउ यू गेट द आंसर कि कंप्रेशन जो पल्स है वो रिफ्लेक्ट होती है एज ए रिफ्लेक्शन। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। ओके, एंड उल्टा भी कह सकते हैं, सिमिलरली रेरिफाइड पल्स will get reflected as a compression pulse at open boundary। ओके, तो ओपन बाउंड्री पर ऐसी घटनाएं होने वाली। अब देखो, आई थी कंप्रेशन, चली गई रेरिफाइड, यानी कि एग्जैक्टली उल्टा हो गया है, यानी कि देन व्हाट विल द फेज डिफरेंस, जस्ट ऑपोजिट मींस फेज डिफरेंस विल बी phi। ओके, सो फेज डिफरेंस इज phi। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि व्हेन ए पल्स gets reflected by 180 डिग्री एट ओपन बाउंड्री। ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ है स्टेटमेंट, इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देते हैं। पल्स गेट रिफ्लेक्टेड एट दी ओपन बाउंड्री, तो लिखिए एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखो, पल्स गेट्स रिफ्लेक्टेड एट ओपन बाउंड्री
बाय बाय फेज ऑफ 180 डिग्री। देखिए अब यहां से कहानी काफी घूम जाएगी, कैसे घूमेगी देखिए। जब भी फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? यस, इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर क्या होगा? क्या यहां पर पाई या पाई का कोई मल्टीपल था क्या क्लोज वाले में? नहीं। सो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो किसका रहा है, यही समझ में नहीं आया? अभी समझा दूं। देखिए कंटिन्यूसली वेव्स इधर से आ रही थी, यहीं से रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, तो दो वेव जो इंटरफेयर करेगी तभी तो वो स्टेशनरी वेव का क्या कर रही थी? फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, समझ में आया तो ओके, कोई दिक्कत नहीं वैसे, है ना? इतना समझे हैं तो काफी है कि ये फेज वाला भी है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे एंड करेक्शन, इसे लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एंड करेक्शन क्या है ये देखिए। एंड करेक्शन में क्या क्या होने वाला है, उसका कैसे यूज करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को देखिए। सबसे पहले मैं बना देता हूं एक ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, तो ओपन ऑर्गन पाइप में ऐसा बना रहा हूं वर्टिकल वाला, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चर्चा करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर फंडामेंटल की हम बात करते हैं तो यहां पर होता है एंटीनोड, यहां पर होना चाहिए एंटीनोड, और यहां पर भी क्या होना चाहिए? एंटीनोड होना चाहिए। और बीच में एक नोड, ओके, तो बीच में एक नोड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इधर मैं बनाता हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये क्या है देखें, तो हियर इट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है, और छोटा बना दिया ये लो। अब आगे ये डिस्प्लेसमेंट के लिए चर्चा करेंगे इसके अंदर भी। तो डिस्प्लेसमेंट यहां तो होगा नोड और यहां होगा एंटीनोड। रेड से ही बनाता हूं, है ना, रेड से ही बनाते हैं। ये एंटीनोड। अब मुद्दे की बात ये कि एंड करेक्शन ये कहता है, टॉपिक कौन सा अपना? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन ये कहता है कि डिफाइन भी करेंगे, डोंट वरी, बिना डिफाइन किए हम आगे नहीं बढ़े। तो ये है स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, और यहां पर भी स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ पाइप। जरूर नहीं सेम ले, अलग अलग भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंड करेक्शन का इतना ही कहना था कि डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड वास्तव में अपनी जगह नहीं होकर के थोड़ा सा आगे होगा, या फिर प्रेशर के लिए कहेंगे तो प्रेशर का नोड वहां नहीं होकर के थोड़ा सा आगे रहेगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए चर्चा करेंगे। देखिए तो इसका कहना था कि वास्तव में एंटीनोड यहां नहीं होगा, कहां होगा? ये एंटीनोड थोड़ा सा यहां होगा, ऊपर। ओके, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं E, एंड E इज एंड करेक्शन। ओके, तो पाइप तो यहीं पर है, पाइप यहीं तक है, लेकिन ये एयर कॉलम ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये एंटीनोड नहीं होकर के थोड़ा सा ये नीचे रहेगा, यानी कि कितने नीचे? लेट्स से E डिस्टेंस पर। सही है, ओके, ये यहां तक है ना। चलिए इसमें भी देखिए, यहां तो नोड है, नोड की चिंता नहीं करनी, केवल एंटी नोड की ही बात होगी डिस्प्लेसमेंट में। तो एंटी नोड यहां नहीं होकर के वो यहां रहेगा, ओके, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एंड करेक्शन डिस्टेंस, और ये क्या आ जाएगा? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। अब देखिए ये जो कैपिटल एल में दिखा रहा हूं, अब कैपिटल एल इंक्लूडिंग द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो
तो कैपिटल एल क्या है? लेंथ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन ऊपर भी है नीचे भी, तो ये हो गया एल अपना यहां पर, है ना। दोनों चीजें सेम ही लिखवाई। ओके, अब डिफाइन करते हैं एंड करेक्शन को। सो एंड करेक्शन क्या है? एंड करेक्शन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड एंड द पोजिशन ऑफ द एंटाइनोड। ओके, यही है, तो यही होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप। ओके, करेक्ट लिखा मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ पाइप and position of antinode, position of antinode, वास्तव में पोजीशन कहाँ है एंटाइनोड का, और ओपन एंड का, ओपन एंड कहां पर है? पाइप का, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस से क्या है? एंड करेक्शन इज कॉल्ड एंड करेक्शन, इज कॉल्ड एंड करेक्शन। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट आया, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड वही है क्या जिसका रेनॉल्ड पेन भी आता है? में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि फ्लूइड मैकेनिक्स लास्ट लेक्चर, है ना। इसका एक अजम्पशन और मान लो, डी इसका क्या है? डायमीटर। डी डायमीटर है किसका? पाइप का। आर रेडियस ऑफ पाइप। ठीक है, वास्तव में तो लेक्चर की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एंड करेक्शन अलग से टॉपिक बना के दिया है, इसलिए ऐसा कि आपको डाउट नहीं रहे, वरना मैं पिछले लेक्चर में पूरा करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड इसने कहा कि जो एंड करेक्शन है दैट विल बी सिंबलाइज्ड एज ए स्मॉल ई। ओके, तो सिंबलाइज्ड एज ए स्मॉल ई एंड दिस वन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, सो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड एंड करेक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड is can be approximated as क्या? E equal to 0.3d, और d क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप, और यू कैन से E equal to 0.6r। क्यों? क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, चलिए, तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए कि जब ओपन एंड कोई पाइप है, यहां से पल्स गई, ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसका प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जैसे यहां आएगी तो इसे क्या लगेगा कि यहां तो ये क्या था? बाउंडेशन में था पाइप के, लेकिन बाहर क्या है? फ्री वाइब्रेशन ये कर सकता है। तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर सारे मॉलिक्यूल यहां जाएंगे तो क्या होगा? नाउ इट विल बिकम रेरिफाइड पल्स। ओके, रेरिफाइड पल्स वो यहां नहीं बनती है, वो थोड़ा सा आगे बनती है। रेरिफाइड का मतलब हो गया प्रेशर जहां पर क्या है? जीरो है, नेग्लिजिबल है ना। तो ये ऐसा इसलिए होता है, तो इसलिए यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का मैंने पॉइंट पर आपको पढ़ाया था। ओके, चलिए अब हम वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पढ़ेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके लिए, किसके लिए? इसी के लिए। तो उससे भी पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्या फॉर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैपिटल एल इक्वल टू, लिखें, क्या लिखें? स्मॉल एल प्लस ई, तो ई और ई कितना हो गया? 2e, करेक्ट। और क्लोज एंड के लिए क्या लिखा जा सकता है? L इक्वल टू L प्लस ई। सही है, बिल्कुल सही है। आप बताएं गलत हो जाए है कि नहीं। अब इसमें हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं।
ये एंटाई नोड है। ओके, तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप में हम बात करेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। लिखिए, ये अपना अगला हेडिंग है ना, उसी के नीचे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये क्या कर सकते हो, कोई उपाय नहीं और बहुत आसान है। हलवा हो गया एकदम, बहुत ही घटिया सा हो गया पॉइंट। देखिए क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। और अगेन नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। सो λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल L। सही लिखा मैंने, सही लिखा है। ओके, क्या आ जाएगा, 2 λ/4 यानी कि λ/2 λ/4 इक्वल टू L। तो λ इक्वल टू 2 है, सही ना, λ इक्वल टू 2। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा एंड लैम्डा कितना, 2 है, करेक्ट। अच्छा, कैपिटल L को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल l प्लस 2e v अपॉन 2 स्मॉल l प्लस 2e, बस हो गया। So this one is the fundamental frequency of the open organ pipe with the end correction. Okay, fundamental frequency, or you can say lowest possible frequency ओके। चलिए, और क्या हो सकता है, बस इतना काफी है ना। चलिए, वैसा ही आएगा जैसा हमने ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा है, बस ये चेंज आ जाएगा। उसमें केवल क्या होता था, FV/2L है ना। तो O लिख सकते हो, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। सेकंड केस के लिए क्या होगा कि जब एक लूप एक्स्ट्रा बना दे, तो बनाइए, एक लूप एक्स्ट्रा बनाइए, लिख लीजिए। या फिर नहीं बना दे तब भी चलेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्या कि फर्स्ट ओवरटोन आएगा, अगला फर्स्ट ओवरटोन F1 इज इक्वल टू 2F, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में तो सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। तो डायग्राम बना के कर सकते हो जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया। ओके, नो नीड ऑफ इट। तो F1 क्या आ जाएगा, 2V/2L प्लस 2E, सही ना। ये सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन कहा जा सकता है। सेकंड हार्मोनिक यू कैन से, और फर्स्ट ओवरटोन यू कैन से। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन क्या आ जाएगा, सेकंड ओवरटोन F2 3 आ जाएगा यहां पर, V/2L प्लस 2E, बस यही है। तो सेकंड ओवरटोन दैट मीन्स इट्स ए थर्ड हार्मोनिक, यानी कि इन ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। चलिए, अगला हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। किया जाए, ये मिटा दे रहे भाई। तो इसी के लिए अगर n फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, n क्या जाएगा, n तो ओवरटोन NV/2L प्लस 2E, बस डेट्स इट, है ना। ओके, अब वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सोचा ही नहीं था इतना आसान हो सकता है। तो इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या आएगा, ये देखिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये ऐसा, ये तो हो गया आपका लेंथ ऑफ पाइप, है ना, लेंथ ऑफ पाइप। डिस्प्लेसमेंट की ही चर्चा कर रहे हैं। और ये हो गया नोड, ये एंटाई नोड,
यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर होगा ड्यू टू एंड करेक्शन। ओके, ये एयर कॉलम है, हवा का कॉलम है ये, है ना, ये कैपिटल एल। कैपिटल एल को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एल प्लस ई, यानी कि जितनी बार एंड करेक्शन उतनी बार आ जाता है। वहां 2 थे एंड करेक्शन, इसलिए 2e, यहाँ 1 है तो 1। ओके, नाउ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी विल फाइंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4, दैट विल बी इक्वल टू एल, यानी कि λ/4 इज इक्वल टू एल, λ इक्वल टू 4l, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा एंड v by 4l, or you can say v by 4l plus e. So this one is the fundamental frequency of the vibration of air column in closed organ pipe, or you can say lowest frequency. So it's a fundamental, or you can say lowest one. Okay, चलिए अगला मुझे बताइए फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इसमें मिसिंग होती है सेकंड हार्मोनिक्स, यू नो इट वेरी वेल, है ना। तो सेकंड ओवरटोन डायग्राम बनाने के लिए भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं। सेकंड ओवरटोन 3v/4l प्लस e, क्योंकि केवल एंड करेक्शन ही तो चेंज हुआ है, l प्लस e ही तो आया है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम। सो फर्स्ट ओवरटोन है और थर्ड क्या है, हार्मोनिक है, यानी कि सेकंड हार्मोनिक विल एब्सेंट। सो रिजल्ट क्या जाएगा कि इसमें सभी जो क्या है इवन हार्मोनिक, नोट इवन हार्मोनिक्स विल बी एब्सेंट, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, जो कि हम लिख चुके हैं ना। तो हमने एंड करेक्शन के साथ भी ये एनालिसिस कर लिया, ठीक है। लिखिए इसे, तो आपका ये भी हो जाता है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी हो गया, एंड करेक्शन भी हो गया, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम भी हमने देख लिया इसमें। चलिए अब मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। फ्रेंड्स ये सवाल लिखा है, देखिए उसे गौर करके देखिए, ये वही सवाल है जिसका आपको इंतजार था। क्या है, एक ओपन पाइप है जिसका 40 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, ओपन पाइप है, तो ये ओपन पाइप, तो ये 40 सेंटीमीटर स्मॉल एल। क्लोज्ड पाइप है 31 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्लोज्ड पाइप है 31, यानी कि L इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। बोथ हैविंग सेम डायमीटर, तो डायमीटर सेम है, तो ये डायमीटर सेम है, ये लो इसका भी सेम बना दिया। ओके, आर प्रोड्यूसिंग देयर फर्स्ट ओवरटोन, ये प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन, है ना, ये प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन। चलो तो फर्स्ट ओवरटोन का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें जो होती है क्या, ओपन ऑर्गन पाइप में ये ऐसा रहता है ना। तो λ/4, λ/4, λ/2 इक्वल टू एल, λ इक्वल टू 2l, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/2l, कैपिटल एल जो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम हम लेंगे। ओके, तो F1 क्या जाएगा, F1 इज इक्वल टू 2v/2l, है ना। सो F1 इज इक्वल टू v/l। ओके, ओपन ऑर्गन पाइप में। क्लोज में देखो F इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा v/4l, तो F1 यानी कि फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 3v/4l। ओके, फर्स्ट ओवरटोन की हमने बात कर ली। Having same diameter are producing their first overtone and these are in unison. ये जो दोनों के जो फर्स्ट ओवरटोन है they are in unison. यूनिसन का मतलब है they are in resonance. ओके, और रेजोनेंस का मतलब है दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है then find the end correction of the pipe. Very simple. चलिए
तो F1 इसका आ गया क्या, 3V/4L, F1 इक्वल टू 3V/4L। L कैपिटल L क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ओके, और इसका क्या है V/L। L ओपन और ये L क्लोज, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कर दिया मैंने इक्वल। दोनों के फर्स्ट ओवरटोन आर इन द यूनिशन, दैट मीन्स दे आर इन द रेजोनेंस, दैट मीन्स दे आर सेम, ओके 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 ओके। ऐसी बात है तो खत्म करते हैं। एल नोट को क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ऊपर भी ई रहेगा, नीचे भी ई रहेगा, ओपन एंड वाले में तो एल नोट इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 2ई, है ना। चलिए, तो स्मॉल एल प्लस 2ई, और ये ओपन एंड ओपन वाला दिया ना, लेंथ is equal to 3V/4LC, length of vibration, length of the air column for a closed pipe। तो ऊपर केवल एक ई आ जाएगा, है ना। चलिए, अब खत्म हो गया, बस ई से ई कट गया तो काट दो, ये LC है ना। चलिए, इसको इधर भेजते हैं, 4LC प्लस ई इज इक्वल टू 3LO प्लस 2E, ओके। सोल्व कर दें, सोल्व कर दो भाई। किया जाए, सोल्व किया जाए। 4LC लेंथ ऑफ क्लोज पाइप कितना है, 31 सेंटीमीटर में रखा हूं तो ई भी अपना सेंटीमीटर में आएगा, ओके। 3 L नोट ओपन कितना है 40 प्लस 2E, तो ये 2E नाउ खत्म करेंगे। चलिए, 4 × 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। टेक्निक कितना आसान हो गया है। 3 × 4 ये हो गया 120 प्लस 3 × 2 60, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 6 - 4 2E, सो E इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यस, यू गॉट द आंसर, E इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। अगला अपना एक छोटा सा पॉइंट रह गया है आज के लेक्चर के लिए, क्या है वो ये है कि प्रैक्टिकली हम कैसे मेजर करते हैं कि एंड करेक्शन कहां पर है, जो अपने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला आप हेडिंग लिखिए, क्या हेडिंग है, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, मतलब फॉर्मूला हमें पता चला, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, वी आर कंफर्टेबल विद दैट, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे क्या किया जाता है वो चीज़ हम देखें। तो प्रैक्टिकली फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्या, 2 डिफरेंट पाइप्स। सो वी नीड 2 organ pipes with 2 organ pipes having same diameter and different length, having same diameter and different length, ओके। डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए लेकिन डायमीटर सेम होना चाहिए, जो भी 2 ऑर्गन पाइप आप लेते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे ओपन के लिए। लेट्स सपोज वी आर हैविंग 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। तो एक ओपन पाइप ये रहा और दूसरा ये रहा, इनका डायमीटर D है, लेंथ अलग अलग है, L2 L1, ठीक है। तो मुझे बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी ओपन में, NV/2L, सही है ना, ओके। तो मान लेते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है, तो क्या करें, इसका फ्रीक्वेंसी N। तो फर्स्ट के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर मैं N = 1 पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, V = 2NL, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो बनेगा उसके लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V = 2LF, करेक्ट, सही है। चलिए, अब स्पीड तो इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप ही है। चलिए,
यानी कि इसके लिए भी अगर फंडामेंटल लिखेंगे तो यही लिखूंगा ना, V/2L। ओके, इसके लिए भी क्या लिखूंगा, V/2L। लेकिन 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 डिफरेंस है क्या, ये F1 होगा तो ये लेंथ क्या होगा कि भाई ये E है, इधर भी E है, तो ये होगा आपका L1, ठीक है ना, और ऊपर वाला E नीचे वाला E मिला करके ये दोनों होंगे L2। सही है, हाँ सही। चलो तो इसे L1 कह देते हैं, इसे L2 कह देते हैं, इसे भी L2 कह दिया, ठीक है ना। यानी कि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे छोटा कंपोनेंट बन सकता है, ठीक है। चलिए, या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो आपको कहा जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2F1L1। ओके, या फिर ऐसा समझो, इसे ऐसा समझो, हालांकि समझ में आएगा लेकिन थोड़ा और तरीके से समझाना है। जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, V/N/2L है फॉर ओपन ऑर्गन पाई। लेट्स से N इक्वल टू 1, ठीक है। N इक्वल टू 1 दैट मीन्स जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो हमने बात की है। अब फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो हम कंसिडर करेंगे, लेंथ जो भी होगी वो हम कंसिडर करेंगे, यानी कि हमने N इक्वल टू 1 मान लिया, ठीक है। अगर मान लिया तो देखिए V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2F, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V/2L, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V/2L। लेकिन लेंथ दोनों का अलग है, L1 से F1 कह दिया, से F2 ये L2 कह दिया। नाउ वेलोसिटी सेम, क्या आ जाएगा 2F1L1 और ये क्या आ जाएगा 2F2L2। ओके, तो वेलोसिटी सेम है तो क्या करेंगे, सेम कर दो, इक्वल कर देते हैं, इक्वेट करेंगे। सो 2F1L1 इज इक्वल टू 2F2L2। L1 को क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, 2F2L2 प्लस 2E ना। अभी क्या करें, प्लस 2EF1 इज इक्वल टू 2F2L2 प्लस 2EF2। 2E, ओके, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 4E कॉमन लिया, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2F2L2 माइनस F1L1। समझ लेना मैंने क्या क्या किया है, इसको उधर भेजा, उसको उधर ले आए, ठीक है। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2F2L2 माइनस F1L1 अपॉन 4F1 माइनस F2, 2 2 जा 4। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2L2 माइनस F1L1 अपॉन F1 माइनस F2। ओके, यस, ये आ गया E का फॉर्मूला कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी आप पुट कीजिए जो भी होगी उसकी, मतलब कौन से कितने लूप बना रहा है, अगर जितने लूप बनाएगा उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, जितने लूप बनाएगा उतने फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, है ना। यस, आगे बढ़ें। चलिए, सेकंड है अपना, अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो तो क्या होगा। क्लोज्ड होगा तो सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन ये E ही रहेगा, ये E रहेगा, है ना। तो अगर E रहेगा तो देखो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली अच्छा ओपन के लिए तो ये था, नीचे 2 रहेगा, क्लोज के लिए क्या आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए नाउ रिजल्ट, E इक्वल टू F2L2 माइनस F1L1 अपॉन 2F1 माइनस F2 इट्स फॉर ओपन एंड करेक्शन इन ओपन पाई, और एंड करेक्शन F2L2 माइनस F1L1 इन क्लोज पाइप
इसमें नीचे 2 आया, इसमें नीचे नहीं आया क्योंकि ये क्लोज था। क्लोज में एंड करेक्शन कितनी बार होता है? एक ही बार, इसलिए यहाँ पर 1 है। ओपन में कितनी बार एंड करेक्शन होता है? 2 बार, इसलिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और एंड करेक्शन पर अभी हम और न्यूमेरिकल लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन केस यू हैव डाउट यू कैन कमेंट। ओके, चलिए मज़े कीजिए, पढ़ाई कीजिए, टाटा।